लंबे बालों वाली लड़की, एक रूह की सच्ची और डरावनी कहानी। रुमैसा ने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही इसे झुरझुरी सी आ गई। चांद की हल्की सी रोशनी में रहायशी इलाके में मौजूद एक प्लाट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब लग रहा था। रुमैसा ने घबरा कर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले देखा गया मंजर इसके घबराहट में मज़ीद इजाफा कर गया। इसने घड़ी में टाइम देखा, अभी सिर्फ 12 बज रहे थे। आज माला वॉक करने ऊपर ना आई थी, वरना इसका वक्त अच्छा गुजर जाता। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई थी, माला ऊपर कम ही आया करती थी, क्योंकि इसे सर्दियाँ कुछ ख़ास पसंद नहीं थी। जबकि रुमैसा तो इस सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर इसका खौफ कदरे कम हुआ। इसने कमरे से बाहर निकलकर झांका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमैसा ने काफ़ी मेकर निकाला, लाउंज में रखा टीवी चलाया। टीवी की आवाज़ ने घर में फैली खामोशी को ख़त्म कर दिया। वो नहायत इत्मीनान के साथ काफ़ी मनाकर टीवी के सामने आ बैठी, जहाँ कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते देखते इसका टाइम पता नहीं कैसे गुजर गया। रुमैसा को टाइम का पता नहीं चला। वो वहीं सोफे पर सो गई। रुमैसा के 6 माह कबल शादी हुई थी और वो रुखसत होकर नदीम आलम के साथ इस फ्लैट में रह रही थी, क्योंकि इसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन में रहती थी, जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट के एक आला सरकारी ऑफिसर था, जिसके बाद वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा नहीं था। यही सबब था जो वो अपना आबाई घर किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के एक महंगे इलाके के लग्जरी फ्लैट में रहाइश पजीर थे, जहाँ रुमैसा को और तो कोई मसला ना था सिवाय इस खाली प्लाट के, जो इसके बेडरूम की खिड़की के ऐन सामने था। इस प्लाट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अलावा एक छोटा सा गेट भी था। इस प्लॉट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थी। अम्मा हाजरा ने बताया था कि ये हिंदुओं की कदीमी कब्रिस्तान है। चूँकि ये इलाका पहले आबाद ना था, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया, मगर वक्त और ज़रूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्रिस्तान के आसपास कई मंजिला बिल्डिंग बन गई, मगर इस प्लॉट पर मौजूद वो कब्रिस्तान आज भी अपनी जगह मौजूद है। ये कब्रिस्तान कम अज़ कम रुमैसा को ज़रूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा और नवीद को इससे कोई मसला ना था और ना ही कभी किसी और बिल्डिंग वाले ने शिकायत की थी। इसलिए रुमैसा भी खामोश हो गई थी, क्योंकि इसे लगता था कि शायद ये परेशानी इसकी अपनी खुद साख्ता है, वरना दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना थी कि रहायशी इलाके में ये कब्रिस्तान है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो छत पर अकेले अकेले वॉक करके बोर हो चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला काला साया माला का था। रुमैसा इसे देखते ही खिल गई। रुमैसा ने देखा कि इसकी सफ़ेद रंगत में कदरे पिलाहट खिली हुई है। वो अपने चेहरे से बीमार और थकी थकी लग रही है। रुमैसा ने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। माला का जवाब हमेशा इतना ही मुख्तसर होता था, फिर भी इसका साथ रुमैसा को काफ़ी अच्छा लगता था। वो काफ़ी कमगो सी लड़की, जो शायद फर्स्ट फ्लोर के किसी अपार्टमेंट की रहायशी थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहले दिन ही रुमैसा ऊपर पर वॉक कर रही थी तो उसकी मुलाकात हुई थी। रुमैसा को माला काफ़ी अच्छी लगी थी, इसके लिए पहले दिन इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मगर इन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक महदूद थी। ना कभी माला ने इसे अपने घर में आने की दावत दी थी, ना रुमैसा इसे अपने साथ नीचे लेकर गई। वजह शायद टाइम था, जो ऊपर वॉक के दौरान इतना ज़्यादा हो जाता कि रुमैसा को अपने घर ले जाना अच्छा ना लगता। मूंगफली खाओगी? वॉक के दौरान रुमैसा अपने हाथ में पकड़ा गर्म मूंगफली का लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाता है। सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती। अजीब लड़की हो तुम यार, कभी भी कुछ नहीं खाती, ना मूंगफली, ना रेवड़ी, ना ही कोई ड्राई फ्रूट, यहाँ तक के भुने हुए चने भी कभी नहीं खाती। रुमैसा जब भी इसे कोई चीज़ खाने को देती तो वह हमेशा इनकार कर देती। रुमैसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। इसने इतने माह तक आज तक माला से कभी इसके मज़हब का मुतालिक नहीं पूछा था, क्योंकि इसे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि कई बार इसका दिल चाहा वो इससे इस कब्रिस्तान के बारे में पूछे, जो इसके घर के बिल्कुल करीब ही था। फिर भी ये सोच कर कि कहीं और इसे कोई और बात ना लग जाए, इसलिए वो खामोश हो जाती है। अचानक काले रंग का बड़ा साया नम उतार हुआ। वो साया एक बिल्ले का था,
बिल्ला इनके सामने आ खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से इनकी जानिब ऐसे घूर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गई। जबकि माला तो वैसे ही बिल्लियों से बहुत डरती थी, जिसका अमली मुजाहरा कई बार रुमैसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया, वो टूटा फूटा जुमला अदा करती। रुमैसा के पीछे इस तरह छुप गई। रुमैसा ने चप्पल उतारकर बिल्ले की जानिब फेंकी तो वो फ़ौरन पीछे की जानिब भाग गया। इसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रुमैसा ने पीछे जाकर इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियाँ उतरते ही ऐसे गायब हो गई कि जैसे वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। रुमैसा को अंधेरे में नज़र भी ना आई। माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंस दी और नीचे उतर आई। जाने क्यों आज रुमैसा का दिल चाहा कि वो माला से इसकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक कोई सवाल करे। शायद लाशऊरी तौर पर इसके अंदर की एक ख्वाहिश जाग रही थी, वो जाने माला कौन है। 4 माह से इनकी मुलाकात तकरीबन रोज़ ही छत पर इस तरह होती है, मगर वो ये ना जानती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है और क्या करती है, शादीशुदा है भी या नहीं। ये सोचकर इसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ माला की ज़ाती ज़िंदगी का इरादा करते हुए किया। पहला सवाल पूछा, तुम्हारा घर और कौन कौन होता है? मतलब चलते चलते रुककर माला ने हैरत से इस तरह इसकी तरफ देखा, रुमैसा की तरफ देखा। वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा गई। मतलब है कि तुम अकेली रहती हो, या तुम शादीशुदा हो, या फिर अपने घर वालों के साथ रहती हो? इसने बोला नहीं। बस एक ही लफ्ज़ में मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया और वो आगे बढ़ गई। इतना मुख्तसर सा जवाब दे के आगे बढ़ना रुमैसा को कुछ अजीब सा लगा और इसकी आगे कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। मैं फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रुमैसा के खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पलटकर उसकी जानिब आते हुए आहिस्ता से बोली। इस टाइम आसमान पर ज़ोर से बिजली चमकी। शायद ही बादल के गड़गड़ाने की आवाज़ आई। जैसे ही माला ने सुनी वो अपने बच्चों की तरह घबरा गई। रुमैसा ने देखा कि खौफ से इसकी रंगत जद पड़ गई है। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है बारिश से। मैं भीगने से ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा जिस्म जल रहा हो। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती है। आपको पता है आग में जलना कितना खौफनाक होता है? इसका तस्वर ही मेरे सारे जिस्म में कपकपी तारी कर देता है। आज पहली बार रुमैसा ने इसको इतना बोलते सुना था, मगर वो क्या कह रही थी रुमैसा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसकी ज़बान से निकलने वाले बेरब जुमले कभी तो रुमैसा को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। माला की जानिब से बेरब्त निकलने वाले जुमले, कभी कभी तो रुमैसा को उसकी बातें सुनकर ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। जीते जी खुद को आग में जलते देखना, खूबसूरत जिस्म का आग के शोलों की तरह नज़र हो जाना, कभी देखा है क्या आपने? इसी पल एक बार फिर से बादल ज़ोर से गरजे। माला इसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियों की जानिब भागी, जबकि पीछे खड़ी रुमैसा में इतनी हिम्मत ना हुई कि आवाज़ देकर वो माला को रोक सके। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था माला छत पर ना आई थी। वैसे भी पिछले हफ्ते से बारिश हो रही थी, क्योंकि वो और बहुत सारी चीज़ों की तरह बारिश से भी डरती थी, इसलिए वो ऊपर ना आई थी। मगर अब 2 दिन से ज़्यादा बारिश बिल्कुल नहीं ख़त्म हो गई थी। 2 दिन से बारिश क्योंकि बिल्कुल नहीं हुई थी, फिर भी वो ऊपर ना आई। जब शाम में नवीद के साथ बाहर जाते हुए इसने बेख्तियार रुक कर फ्लैट नंबर 103 पर नज़र डाली, जहां बड़ा सा ताला अंधेरे में भी नज़र आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वो नीचे उतर गई और फिर गाड़ी में बैठते हुए इसने पहली बार नवीद से माला का जिक्र किया। क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नाम से तो ऐसा लग रहा है। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, मगर शायद वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है। मैं काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं आई। फ्लैट नंबर 103? नवीद ने हैरत से दोहराया। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, क्योंकि वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट एक लंबे अरसे से खाली है। अच्छा, फिर हो सकता है कि मुझे सुनने में कोई गलती हुई हो। नवीद वहाँ पिछले 1 साल से रह रहा था, इसलिए वो रुमैसा के मुकाबले में बेहतर जानता था आस पड़ोस में कौन कौन रहता है। और फिर घर वापस आते हुए वो अम्मा हाजरा से माला के मुतालिक पूछ कर बैठी। पता नहीं बेटा, मैं तो घर से सिर्फ सौदा लेने बाहर जाती हूँ और आस पड़ोस में मेरी किसी और से दोस्ती कहाँ, जो मैं किसी के बारे में कुछ जान सकूँ। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो तो सारा दिन घर में ही रहती थी। रुमैसा की समझ में ना आया कि वो माला के मुतालिक किस से पूछे। फिर सोचा हो सकता है कि 1-2 दिन तक
वो खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा भी ना हुआ। ये सोचकर एक दिन अम्मा हाजरा को लिए नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ गई, जहाँ आमने सामने के फ्लैट बने हुए थे। यहाँ हर फ्लोर पर 10 फ्लैट थे। फर्स्ट फ्लोर के 103 फ्लैट के अलावा तकरीबन सब के सब लोग आबाद थे। रुमैसा की समझ में नहीं आया कि वो किसका दरवाज़ा बजाकर रुमैसा के बारे में पूछे। फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानिब आ गई, जहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह पहचानता था। जैसे ही रुमैसा इसकी जानिब खड़ी हुई तो वो जल्दी से उठता हुआ बोला, अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत तो है? वो बोली, दरअसल मुझे एक लड़की के बारे में जानना था। लड़की के बारे में? अब्दुल ने हैरत से इससे पूछा। पहले देखा और फिर अम्मा हाजरा को। हाँ अब्दुल भाई, फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है जो रोज़ाना छत पर मेरे साथ वॉक करने भी आती है, मगर वो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही। अब्दुल ने पूछा, क्या आप इसका नाम जानती हैं? इसका नाम माला है, गोरी सी है, बहुत लंबे बाल हैं। बहुत लंबे बालों वाली लड़की तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी। हाँ, फैसल साहब की बेटी फ्लैट नंबर 107 में है। नाम तो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन बाल काफ़ी लंबे हैं। एक दफ़ा ऐसे ही मेरी नज़र पड़ गई थी, तो आप वहाँ जाकर पूछ लें, शायद वो आपकी मुश्किल हल कर दें। अब्दुल की बात सुनते ही वो वहाँ नहीं रुकी और बल्कि तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट नंबर 107 के सामने आ खड़ी हुई और बिना सोचे समझे पैल पर हाथ रख दिया। कौन? दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोलकर बाहर आने वाली एक 40 साल से 45 साल की औरत थी, जो रुमैसा को अपने सामने देखकर थोड़ा सा हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस नवीद हूँ। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मेरी रहाइश है। मुझे दरअसल माला से मिलना है। तेज़ तेज़ बोलते हुए इसने जल्दी से अपनी मदाह बयान की। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अगले ही पल इसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक माला इसके सामने आ जाएगी। कौन माला? जो अब इसकी तवक्को के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। अब रुमैसा की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। एक 16-17 साल की लड़की इस औरत के करीब आ खड़ी हुई। रुमैसा ने इसे देखा। इसके लंबे स्याह बाल कमर से नीचे तक झूल रहे थे, मगर जाहिर है वो माला नहीं थी। मायूसी के साथ साथ वो शर्मिंदा भी हुई। सॉरी, दरअसल मुझे लगा कि माला इसी फ्लैट में रहती है। नहीं नहीं, इस फ्लैट में तो नहीं रहती। यहाँ तो मैं और मेरी इकलौती बेटी रहती है, जबकि मेरा ख्याल है कि हमारे फ्लोर पर माला नामी कोई लड़की नहीं रहती। दरअसल मुझे इसने अपने फ्लैट का नंबर 103 बताया था, तो उन्होंने बोला 103 तो पिछले कई सालों से खाली पड़ा है। बहुत साल पहले यहाँ एक फैमिली आबाद थी, फिर इनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो लोग ये घर छोड़कर चले गए। दोबारा यहाँ कोई भी नहीं आया। दरवाजे पर खड़े खड़े इस खातून ने रुमैसा को तफसील बताना शुरू कर दी। ना चाहते हुए भी रुमैसा पूछ बैठी, कौन सा हादसा? रुमैसा ना चाहते हुए पूछ बैठी, कौन सा हादसा? वो खातून बोली, सुना है इनकी एक जवान बेटी कहीं गायब हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। शायद बदनामी से बचने के लिए इसकी माँ बाप ये घर छोड़कर चले गए, लेकिन इनके जाने के कुछ दिनों बाद फ्लैट से उठने वाली बदबू ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जह किया। जब पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो एक नौजवान लड़की की ताफुनशुदा लाश पड़ी थी। इसकी बदबू ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले लिया। बोलते बोलते वो खातून एक पल के लिए खामोश हो गई। रुमैसा ने पलटकर फ्लैट नंबर 103 के दरवाजे पर नज़र डाली, मगर लड़की तो गायब हुई थी। फिर लाश घर में से कैसे मिली? रुमैसा ने हैरत से सवाल किया। यही बात तो आज तक किसी की समझ में नहीं आई कि आखिर वो मर्द औरत कौन थे। क्या वो वाकई इस लड़की के माँ बाप थे जो अपनी बेटी की लाश को इस तरह फ्लैट में छोड़कर भाग गए थे? पुलिस का ख्याल था कि शायद वो लड़की वापस आ गई थी, जिससे इसके बाप ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया और लाश को घर में छोड़कर भाग गए। उफ, इस कदर सफ़ा की रुमैसा ने खौफ से झुरझुरी ली। हाँ, यही वजह है कि यह फ्लैट दोबारा आबाद नहीं हुआ। कातिल इसे वीरान करके निकल गए और फिर चाहने के बावजूद भी कोई इसे आबाद ना कर सका। एक डर और खौफ इस फ्लैट के हवाले से ऐसा लोगों में उजागर हुआ कि शायद अभी तक दूर नहीं हुआ। अरे, मैं यहाँ खड़े खड़े ही सब बातें कर रही हूँ, आप अंदर तो आएँ। शायद इस औरत को एहसास हो गया था कि पिछले आधे घंटे से वो रुमैसा के साथ दरवाजे पर खड़ी हुई बातें कर रही थी। नहीं शुक्रिया, अब मैं जाऊँगी, मेरे मियाँ आने वाले हैं और इनके आने का वक्त हो गया है। माजरत करती हूँ। रुमैसा ऊपर आ गई और फिर कई दिन लग गए रुमैसा को वो कहानी बुलाने में जिसके मुताबिक फ्लैट से जवान लड़की की बदबू वाली लाश मिली थी, और शायद इसके इस तरह मारने
और शायद इसको इस तरह मारने में इसके सगे बाप का हाथ था। दुनिया इतनी जालिम होती है, ये बात इससे चंद घंटों पहले ही पता चली थी, जिसे वो आने वाले कई दिनों तक सोच सोच कर बेहाल होती रही। रुमैसा फ्लैट नंबर 103 का हादसा चंद ही दिनों में बिल्कुल फरामोश कर बैठी, मगर माला की तलाश का इसके वजूद के अंदर कहीं इंतज़ार कर रही थी। शायद कभी ज़िंदगी में वो इसे माला दोबारा मिले। यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में आने जाने वाली हर लड़की को गौर से देखती। कभी वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना होता तो इसकी तलाशी लगाएं माला को खोजती रहती। सड़क से गुजरने वाली हर लड़की वो माला को तलाशती, मगर माला ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। वो हर बार रुमैसा की तलाश को नाकामी का मुंह देखना पड़ता। इसकी तलाश माला के लिए एक लगन और इतनी सच्ची थी कि एक दिन वो इसमें कामयाब होगी, मगर ऐसी कामयाबी जिसके बाद कई सालों तक रुमैसा का ये दिल सोच सोच कर कांपता रहा कि इसने माला की तलाश में इतनी कोशिश आखिर की क्यों। वो जाती सर्दियों की एक शाम थी। अम्मा हाजरा को सुबह से ही नज़ला ज़ुकाम में ने जकड़ा हुआ था, जिसके बाद वो अपनी चारपाई पर रज़ाई ओढ़े पड़ी थी। नवीद आलम ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में कोयटा गए हुए थे और इसी तन्हाई में रुमैसा का दिल बेहद घबरा रहा था। 2 घंटे इसने लाहौर में अपनी अम्मी जान से फ़ोन पर बात की और बहन से बात की। फिर जैसे ही फ़ोन बंद किया, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ा है। इसका अंदरूनी खिड़की वाला दरवाज़ा खुला था, जबकि इसके बाहर मौजूद ग्रिल को वो हमेशा अंदर से लॉक रखती थी। तन्हाई में उभरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने ग्रिल के बाहर झांका तो एक लंबे बालों वाली लड़की तेज़ तेज़ चढ़ती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। रुमैसा को ऐसा लगा जैसे वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़े इस लड़की के पीछे पीछे लपकी और ऊपर छत पर जाकर गायब हो चुकी थी। रुमैसा तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आई और सरे शाम ही छत पर अंधेरा छाया हुआ था। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखकर रुमैसा ने जैसे ही सीढ़ियों के करीब मौजूद बल्ब ऑन किया, इसकी रोशनी पूरी छत पर फैल गई। माला ऊपर चढ़ते हुए इसने आवाज़ लगाई। इसकी आवाज़ पर किसी ने कोई जवाब तो नहीं दिया। रुमैसा ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा। चारों तरफ एक हू का आलम था। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबराकर वापस पलटी तो इसका पाँव इस काले बिल्ले से टकराया, जो हमेशा माला के खौफजदा कर देता था। बिल्ले ने बुलबुला कर रुमैसा की जानिब देखा और चमकती हुई मोटी कांच जैसी आंखों में न जाने क्या था कि रुमैसा एक खौफजदा होकर नीचे भागी। कांपते हाथों से ग्रिल का लॉक खोला तो सामने ही अम्मा हाजरा खड़ी थी। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? नवीद साहब का फ़ोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे, इन्हें फ़ोन करके जवाब दे दो। बात करते करते अम्मा हाजरा को एहसास हुआ कि रुमैसा कुछ घबराई हुई है। क्या बात है बेटा, ये खैरियत तो है सब? जवाबन रुमैसा ने कुछ देर कबल वाला सारा वाक़या सुना दिया, जिसे सुनते ही अम्मा हाजरा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात मानो तो बेटा इस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम लग रहा है कि जैसे तुमने इसे अपने हवासों पर पूरी तरह सवार कर लिया है। वो तुम्हारे ख्यालों से निकल कर एक ऐसी शक्ल में ढल गई है जो तुम्हें हर वक्त यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है अम्मा आप दुरुस्त कह रही हैं। रुमैसा ने एक गहरी सांस ली। मुझे शायद वहम हुआ था, कोई ऊपर गया है, बिला वजह ही ऊपर भागी, शायद दिमाग ख़राब हो गया था। और रात के खाने तक वो शाम का वाक़या बिल्कुल भूल गई। खाना खाकर इसने नवीद से फ़ोन पर बात की, फिर काफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी। जब इसी पल बाहर हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। रुमैसा काफ़ी का कप लेकर अपने कमरे में मौजूद बाहर खिड़की के सामने आ गई। अभी इसने पर्दा हटाकर बाहर देखा ही था कि इसे ऐसा महसूस हुआ कि सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की की आड़ में हो गई। शायद कोई चोर या डाकू था, या फिर इस कोई गरीब कचरा चुनने वाला बच्चा, जो शायद बारिश से पनाह लेने के लिए रात के लिए इस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। ऐसे ही वक्त गुजारी के तौर पर रुमैसा इसे देख रही थी। जब वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया, रुमैसा ने देखा तो वो एक लड़की थी, जो धीरे धीरे चलती हुई रोड पर लगे पीले बल्ब के सामने आ खड़ी हुई। लंबे स्याह बालों वाली लड़की इस पुष्ट पर फैले थे। वो यकीनन माला थी, जो कि रुमैसा क्या वहम में हरगिज़ नहीं था।
इसने जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे झांका ताकि वो माला को आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके, लेकिन इसकी आवाज़ देने से कबल ही माला ने बिजली के खंभे के पास खड़े होकर ऊपर देखा। इतनी दूर से भी रुमैसा को लगा कि माला इसे देखकर मुस्कुरा रही है। माला की मुस्कुराहट को ना जाने ऐसा क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर थोड़ी पीछे हो गई, जबकि इसी पल माला पलटी और सुस्त कदमों से चलती हुई कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। इसके अंदर दाखिल होते ही फिज़ा में फैला अंधेरा मज़ीद गहरा हो गया। रुमैसा ने आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखा तो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। उफ, मेरे खुदा! खौफ की एक झुरझुरी ने इसे इस तरह अपनी लपेट में ले लिया कि वो खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरते ही वक्त माला के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती हैं। तुमने कभी किसी को जलते हुए देखा है? जलने की तकलीफ़। और इसके साथ रुमैसा बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो इसकी अम्मी और नवीद आलम दोनों अस्पताल में इसके पास थे। बकौल नवीद के रुमैसा एक हफ्ते के बाद होश में आई थी। वो क्योंकि बेहोश हुई थी, वो ये चाह कर भी किसी को ना बता सकी। उसकी वजह वो बताना भी नहीं चाहती थी किसी को, मगर इसकी हालत के पेश नज़र बग़ैर इसके कहे अपना घर तब्दील कर लिया गया और ज़िंदगी में दोबारा कभी भी इस तरफ ना गई जहाँ आखिरी बार इसने माला को देखा था। माला कौन थी, कहाँ रहती थी, सब जानने की ख्वाहिश दम तोड़ गई। या शायद वो जान गई थी माला की असल हकीकत क्या थी। क्या वो एक रूह थी